नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं। खेती किसानी और हमारा पशुधन जैसे सेगमेंट के जरिए साथ ही मिलवाते हैं एक कामयाब किसान से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले बताएंगे सरसों की कटाई और भंडारण के बारे में। साथ ही हमारा पशुधन में बात होगी डेयरी फार्मिंग की और कामयाब किसान में हम आपको मिलवाएंगे जयपुर के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान गंगाराम सेपट से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की कटाई का समय चल रहा है। कटाई के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही कटाई के बाद भंडारण की व्यवस्था कैसे करें, इसके बारे में कृषि विशेषज्ञ ने हमें अहम जानकारियां दी। आइए देखते हैं। सरसों हमारे देश की मुख्य तिलहनी फसल है। इसे सीमित सिंचित क्षेत्र में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की जाती है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सरसों के तेल का उपयोग खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। इस समय जिन हिस्सों में सरसों को समय पर बोया गया था, वहाँ फसल पककर तैयार हो चुकी है। वहीं जिन इलाकों में पछेती बुआई की गई थी, वहाँ फसल में दाना भरना शुरू हो गया है। ऐसे में किसान को चाहिए कि वो खेत में नमी का विशेष ध्यान रखे और फसल कटाई करते समय किन बातों का ध्यान रखे, जानते हैं विशेषज्ञ की राय। अभी सरसों की फसल जो समय पर बुआई करी गई थी वो लगभग पकने वाली है और जो पछेती बुआई करी है वो उसमें भी दाना भराव की अवस्था चल रही है। तो सरसों की फसल जो पछेती फसल है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दाना भराव के समय यदि नमी की कमी होती है तो दाना अच्छे से नहीं भरता और जो उत्पादन क्षमता है उस पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ता है। तो लगातार खेत की निगरानी करें और जो मृदा नमी है अगर उसमें कमी हो तो दाना भरते समय एक हल्की सिंचाई अवश्य दे दें, क्योंकि दाना भरना शुरू हो गया है तो सरसों की फसल भी भारी हो गई है। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि यदि तेज हवा चल रही हो तो उस समय सिंचाई नहीं करें, अन्यथा फसल गिर सकती है। तो सिंचाई वाली बात हो गई। और जो फसल पक चुकी है उसकी कटाई कर लें। सरसों की फसल क्योंकि दाने बड़े महीन होते हैं, ज़्यादा आकार बड़ा नहीं होता, तो फसल कटाई के बाद किसानों के सामने समस्या आती है कि फसल का भंडारण करें या प्रोसेस करें। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बाजार मूल्य अच्छा मिल रहा है तो फसल को तुरंत बेचा जा सकता है या फिर भंडारण किया जा सकता है। भंडारण करते समय किसान किन बातों का ध्यान रखें, जानते हैं विशेषज्ञ से। सरसों की फसल चूंकि दाना महीन होता है तो इसमें कटाई का ध्यान रखें। जब ज़्यादा पकने की अवस्था के ऊपर पहुंच जाए तो फिर उससे पहले ही हमें कटाई करनी है ताकि दाना छिटके नहीं, बिखरे नहीं और उत्पादन में नुकसान नहीं हो। तो जैसे ही फसल पक जाए तो सरसों की कटाई कर लेनी चाहिए। जो सरसों की फसल ज़्यादा पक चुकी है उसकी कटाई करते समय हमें सावधानी रखनी है कि सुबह ठंड के समय जब थोड़ी ओस होती है तो फलियां गीली रहती है, उस समय ही कटाई करें ताकि छिटके नहीं फलियां और जो फसल है उसमें दानों का बिखराव नहीं हो। और कटाई के उपरांत तो जैसे ही संभव हो आपको बाजार का भाव यदि अच्छा है तो इस समय भी बेच सकते हैं। सरसों की भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए किसानों का पहला कदम होता है किस्म के चुनाव का, क्योंकि उन्नत किस्में कम समय में तैयार होती हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, साथ ही इनसे उत्पादन भी अच्छा मिलता है। नहीं तो सरसों क्योंकि भंडारण में ज़्यादा उसमें नुकसान होता नहीं है, फसल खराब नहीं होती है तेल ज़्यादा होने से, तो आपको लगता है कि बाद में बाजार मूल्य अच्छा मिल सकता है तो उसको स्टोर करके रखें सही स्थान पर। स्टोर करने के लिए ये ध्यान रखें कि नई जो बोरियां हैं उन्हीं में स्टोरेज करें। यदि पुरानी बोरियां ले रहे हैं तो उसमें कीड़ा लगने की थोड़ी संभावना बनी रहती है, तो पुरानी बोरियों को उपचारित करके ही प्रयोग में लें। पुरानी बोरियों को उपचारित करने का तरीका यह है कि उसको 1% मेलाथियान जो इंसेक्टिसाइड होता है उसका घोल बना लें और उसमें बोरियों को भिगो दें। 10 मिनट भिगोने के पश्चात धूप में सुखा के और उसके बाद ही इन बोरियों का उपयोग करें।
इस तरह से यदि सुरक्षित भंडारण करते हैं तो भंडारण में होने वाले नुकसान है उनसे बचा जा सकता है। यदि आप प्रोसेस करके तेल भी बेचते हैं सरसों का तो उसमें भी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें आप खली से भी लाभ मिलेगा और तेल क्योंकि बाजार मूल्य अधिक होता है तो उससे जो मुनाफा है उसमें वृद्धि की जा सकती है। और तेल की गुणवत्ता वाली मैं कुछ किस्मों का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। जैसे हमारे संस्थान से भी जो IARI है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, उसकी कुछ किस्में हैं जैसे कि पूसा सरसों 30 है, पूसा सरसों 31 है और पूसा सरसों 32 है। ये उच्च गुणवत्ता युक्त है। इसमें जो एंटी क्वालिटी चीज़ें होती थी तेल में, सरसों में, उनको इसमें निकाल दिया गया है प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। और जो इनको हम 00 सरसों या इंडियन कैनोला भी कहते हैं, जो तेल है उसकी गुणवत्ता उच्च होने से तेल का बाजार मूल्य तो अधिक होता ही है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जो नुकसान होते थे कई बार तेल खाने से, ज़्यादा तेल खाने से, उनसे बचाव हो सकता है। और जो एक्सपोर्ट वैल्यू है तेल की उसमें भी वृद्धि होती है। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखते हुए किसान सरसों की भरपूर पैदावार भी ले सकते हैं और सही भंडारण भी कर सकते हैं। तो अभी आपने विस्तार से जाना सरसों की कटाई और भंडारण के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है और अब तो डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में रहने वाली प्रीति सिंह किस तरह से सफलतापूर्वक डेयरी फार्मिंग कर रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बीसवीं पशुगणना के हिसाब से 2019 में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। वहीं 2012 की तुलना में गायों की आबादी 18% बढ़ी है। इस तरह इस समय हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है। बढ़े हुए ये आंकड़े काफी सुखद हैं, क्योंकि नई तकनीकों से डेयरी उद्योग में भी इजाफा हो रहा है। उच्च शिक्षित लोग कॉर्पोरेट क्षेत्र छोड़कर इस व्यवसाय में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं और इसमें महिलाएं पुरुषों से कदम ताल मिलाकर चल रही हैं, जिसकी एक वजह ये भी है कि अन्य पशुओं की तुलना में गाय पालन बेहद सरल है। ये और भी सरल हो जाता है जब किसान पशु आहार स्वयं उगाते हैं। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और पशुपालन का भी बहुत बड़ा स्थान है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाय से शुरुआत करी है। मैंने एक फार्म लगाया है जिसमें गाय हैं और मेरे पास इस समय बिल्कुल 200 गाय दूध वाली हैं और कुछ प्रेग्नेंट हैं, कुछ बच्चे हैं, ये सारा है। इसमें गाय के दूध को वैसे भी बोला गया है कि अमृत समान होता है। तो गाय के दूध की शुरुआत करने का कहीं ना कहीं दिमाग में किया था कि ये हर एज वालों के लिए एक अच्छा सोर्स है जो उनकी बॉडी में जाएगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा बूढ़ा है, चाहे जो भी है। यहाँ मेरी जो गाय हैं एक बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड खाती हैं जो मेरा खुद का खेत का उगा हुआ है और मैं औरों को भी किसान को जोड़ के रखती हूँ जो मेरे हिसाब से ही फीड को उगाते हैं और जो मैं अपनी गाय को खिलाती हूँ। इनकी हेल्थ का, इनके रहने का, इनका रहन सहन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनको टाइम टू टाइम क्या इनका वैक्सीनेशन है। मेरा एक डॉक्टर हमेशा 24 घंटे यहाँ रहता है जो इनकी देख रेख में हमेशा तत्पर रहता है। यहाँ मेरा मिल्क पार्लर है जहाँ मेरी 24 गाय एक साथ मिल्किंग होती है। उसके बाद प्रोसेसिंग प्लांट है
जहाँ जाता है, इस सब के तहत किसी भी आदमी का कोई हाथ से टच नहीं है, पूरा मशीनरीकरण किया हुआ है और फिर पैक होता है। और आप जैसे आप सबके घर में ये एक स्वस्थ अनटच हेल्दी दूध मेरी देने की कोशिश है। चारे में ग्रीन फॉडर जो बरसिम कहा जाता है जिसको, और कच्ची मक्का, और इनका जो मेरा न्यूट्रिशंस रखा हुआ है, जो इनके लिए क्या क्या है वो पूरा एक चार्ट बनाते हैं जो इनको मैं देती हूँ। साइलेज वगैरह सब दिया जाता है, इनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग किस गाय को क्या चाहिए सबका चार्ट अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके इनको दिया जाता है। दौराऊ फार्म की संचालिका प्रीति जी पशु का हर मौसम में खास ख्याल रखती हैं। वो बताती हैं कि उनके स्वस्थ पशु के पीछे समय पर किए गए टीकाकरण हैं, जिससे पशु बीमारियों से बचे रहते हैं। साथ ही मौसम के हिसाब से आवास में किए गए बदलाव पशु को सुखद एहसास देते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहती है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में पशुओं के आवास में ये इंतजाम करने चाहिए। आवास की छत भी ऐसी हो जो गर्मियों में अधिक गर्म न रहे। अधिक गर्मी के दिनों में छत पर 4 से 6 इंच मोटी घास फूस की परत डालें। आवास की छत की ऊंचाई कम से कम 10 फुट हो। खिड़कियों व दरवाजों को बोरी या टाट से ढकें। आवास में पंखे या कूलर की व्यवस्था करें। गर्मियों में इनके लिए शेड में आप देख भी रहे होंगे फैन लगाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े, जगह जगह फाउंटेन, फॉगर, जगह जगह फॉगर भी लगा रखे हैं जो इनको ठंडा रखते हैं। जब पंखे की हवा चलती है फॉगर होते हैं जिससे कि ये इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हीट ना हो। और सर्दियों में इनका पूरा कवर्ड एरिया में रहते हैं। डेयरी का सुनहरा भविष्य आने वाली नस्ल पर निर्भर करता है, इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि गाभिन पशु का खास ख्याल रखें और अच्छी नस्ल से ही क्रॉस कराएं। इनकी जो मेरी गाय हैं उनकी नस्ल आगे आने वाली नस्ल का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए पहले तो माता को ही पहले उनका जो भी पौष्टिक है, जो भी रिच है, जो भी इनका खाना है ध्यान रखा जाता है, जिससे कि आगे आने वाला बच्चा, जो हम आगे आने वाली नस्ल इनसे तैयार करेंगे, जो दुधारू नस्ल हमारे लिए हो, जो हेल्दी बच्चा हमारे लिए हो। हमारा जो है मेन फोकस जो है, जो हमारी आगे आने वाली नस्ल है उसके सुधार के लिए पूरा प्रयास है। गाय पालन वैसे तो भारत में कम मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है, लेकिन सही देखभाल और जानकारी लेकर इससे कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए पशुपालन विभाग समय समय पर सही मार्गदर्शन देकर किसानों और पशुपालकों को जागरूक करने का काम कर रहा है। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गौपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं।
जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और मिलवाएंगे आपको एक कामयाब किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान। हर जगह पर खेती किसानी से जुड़ी हुई एक अलग तरह की चुनौती होती है और उन चुनौतियों का सामना करते हुए बनता है कोई कामयाब किसान। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जयपुर में रहने वाले गंगाराम सेपट से। राजस्थान जैसी जगह में पानी की किल्लत होना एक आम समस्या है, लेकिन गंगाराम सेपट ने नई तकनीकों को अपनाया। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों के जरिए वो पानी की बचत करते हुए अच्छी तरह से खेती कर रहे हैं। यहाँ तक कि पॉली हाउस जैसी संरक्षित खेती के जरिए वो एग्जॉटिक सब्जियां उगा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनके प्रयास को देखते हुए उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए मिलते हैं गंगाराम सेपट से और जानते हैं उनके प्रयासों के बारे में। सफलता का रास्ता मुश्किलों भरा होता है, लेकिन जब इसे पार कर लिया जाता है तो मंजिल पर पहुंचने का एहसास बड़ा सुखद होता है। आज हम जिन कामयाब किसान के बारे में बताने जा रहे हैं, उन्होंने राजस्थान की विषम परिस्थितियों में कृषि के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। जी, हम बात कर रहे हैं जयपुर के सफल किसान गंगाराम सेपट की। गंगाराम जी ने कठिन परिश्रम और समझदारी से अपने सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म हाउस में एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है। उनके इस फार्म में गाय पालन, भैंस पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, विदेशी सब्जियों की खेती, सब कुछ मिल जाएगा। फार्म में ये सारी विद्याएं एक दूसरे की जरूरत पूरी करती हैं, जिससे लागत में कमी आती है और जाहिर है मुनाफा बढ़ जाता है। बात राजस्थान की हो रही है तो आपके जहन में ये सवाल आना भी लाजमी है कि गंगाराम जी इन सभी कार्यों के लिए पानी कहां से लाते हैं। तो हम आपको बता दें कि राजस्थान में पहली बार स्ट्रॉबेरी उगाने वाले गंगाराम बारिश के पानी का संचय करते हैं। उनकी सफलता के बारे में बात की हमारी संवाददाता अंजू सिंह ने। अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, एग्जॉटिक सब्जियों की खेती हो रही है, तो शायद आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है और ये कमाल कर दिखाया है गंगाराम सेपट ने। और उनकी पत्नी सुमन सेपट भी है, यानी ये पूरा ये कपल है जो कि इस तरह की खेती कर रहा है। राजस्थान से हैं ये, राजस्थान के जयपुर में उन्होंने ये कमाल कर दिखाया है और इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। आइए बात करते हैं उनसे। गंगाराम जी, आपने तो कमाल कर दिया, मतलब एक नई धारा बहा दी आपने। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं गंगाराम सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म कालक, जिला जयपुर, राजस्थान से हूं। और बरसात, क्योंकि राजस्थान का नाम आते ही सबके दिमाग में आता है कि मरुस्थल, लेकिन मरुस्थल के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी उगाई है और बहुत सारी एग्जॉटिक सब्जियां हैं, जैसे ब्रोकली है, लेट्यूज है, आइसबर्ग लेट्यूज है, चकुंदर है, बागचोय है, बहुत सारी ये सब्जियां मैं उगा रहा हूँ। और बरसात का पानी जो है, मैं 75 लाख लीटर बरसात का पानी इकट्ठा करता हूं और उसके अंदर फार्म पॉन्ड बना रखा है। फार्म पॉन्ड के अंदर 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी है। मछलियों का वेस्टेज मेरी फसल के लिए काम में आता है। और जो भी पशुपालन के अंदर मेरे पास में गाय है, गिर गाय है, मुर्रा भैंसें हैं। और अभी हाल ही में मैंने अविसान भेड़ जो है, जो राजस्थान के क्लाइमेट के अनुसार सबसे बेस्ट है, उसका भी पालन मैंने किया है।
पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, जो साथ साथ चलें तो देर सवेर ही सही, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। गंगाराम जी की पत्नी भी उनके हर काम में भरपूर सहयोग करती हैं। वो खेती के काम भी संभालती हैं, पशुओं की देखभाल भी करती हैं, पैकिंग करती हैं और समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल भी होती हैं। और जब पत्नी का साथ मिल जाए तो वैसे ही सब काम आसान हो जाते हैं। सुमन जी इनके साथ है। सुमन जी, आप किस तरीके से सहयोग करती हैं? मैम, इनके साथ में मैं सारा खेती का देखभाल करती हूँ, मार्केटिंग वगैरह का भी काम करते हैं, जैसे पैकिंग वगैरह है, स्ट्रॉबेरी की पैकिंग वगैरह है, वो सब भी हम देखते हैं। मजदूरों वगैरह की भी मजदूरों को भी गाइड करते हैं उसके लिए हम, और सर की देखरेख में जैसे सर के साथ जो भी ट्रेनिंग सेशन होता है, हम सर के साथ में सारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं। और जैसे मीडिया वगैरह वाले भी कोई आते हैं तो उनको भी हम पूरा टूर करवाते हैं अपने फार्म हाउस का। गंगाराम जी प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। वो सामान्य के साथ पॉली हाउस में भी खेती करते हैं। गंगाराम बताते हैं कि पॉली हाउस खेती इतनी लोकप्रिय हो रही है कि जयपुर के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मिनी इजराइल जैसा प्रतीत होता है। उनकी सफलता को देखते हुए कई किसान उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं। गंगाराम जी किसानों को संरक्षित खेती की ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकें। मेरे साथ में बहुत सारे समूह जुड़े हुए हैं और लगातार मेरे यहाँ पर हर दिन लगभग नए किसानों के समूह में पहुँच रहे हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, हमारे 10 किलोमीटर के दायरे में मिनी इजराइल बना है और उसमें वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में संरक्षित खेती हो रही है और बिना पानी, बहुत कम पानी का उपयोग करते हुए और वो हम लोग खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा हम कमा रहे हैं। प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, जिसमें ड्रिप का उपयोग है, पॉली हाउस का संरक्षित खेती के रूप में पॉली हाउस का निर्माण कर आगे उसमें कर रहे हैं। और बरसात का जो पानी है, ज़मीन का पानी हम नहीं ले रहे, बरसात का पानी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी तो है ही नहीं, तो हम बरसात के पानी का उपयोग करके जितना है उससे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। सेपट दंपति ने राजस्थान की तपती धरती पर जो कारनामा कर दिखाया है, उसके लिए उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय 2021, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2021, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अध्येता किसान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उनके इन प्रयासों से साफ जाहिर होता है कि किसान चाहे तो विपरीत परिस्थितियों में भी सार्थक प्रयास कर सफलता हासिल कर सकता है। ये था आज का कार्यक्रम गांव किसान। ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया और आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अखबारों वाले, पुलिस वाले, सबने पूछताछ कर ली। वकील साहब, सिर्फ आपकी कसर बाकी थी, आप भी पूछताछ कर लो। अगर तुम्हें बैरिस्टर रॉय से बदला लेना है तो तुम्हें उसे ये साबित करना होगा, ये दिखाना होगा कि सबूत भी गलत हो सकते हैं। कहूँगा मिठाई, लेकिन केस सॉल्व हो जाने के बाद। क्या मतलब? मतलब ये शिंदे कि आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। तो गुनहगार कौन है? इसी का तो पता लगाना है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव जिठोली में। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। योजना की जानकारी कहां से हुई आप? जानकारी बैंक से भी हुई और जो कृषि संबंधित विभाग है वहाँ से भी जानकारी मिली। किसान अपने खरीफ, रबी, जायद जो इनकी फसल है उसमें कृषि निवेश, खाद, बीज, पानी पे आने वाले जो व्यय हैं उससे संबंधित खर्चे की पूर्ति कर सकते हैं। साहूकार से बचने के लिए हमें सरकार ने किसान को बचा दिया और सही समय पर
लागत लग गई, उससे किसान की आमदनी बढ़ी। कचरा खतौनी लेकर बैंक में चले गए और वो एक हमें अपना फार्म देंगे, उसे भर के दे दिया, उन्होंने हमारे खाते में पैसे डाल दिया। अब दूसरों से लेना पड़ता था 3% पे ब्याज पे पैसे, और उससे काम चलाया करे या कुछ अपनी फसल बेच के अपना काम चलाया करे। इसमें बहुत लार्ज स्केल पर इसमें किसानों को मोटिवेट किया गया है और उनको अवेयरनेस की गई है। देखिए दूरदर्शन किसान पर चौपाल चर्चा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 4 अप्रैल सोमवार सुबह 9 बजे। દેશનું સૌથી વિકસિત રાજ્ય ગુજરાત આ દેશનું ગૌરવ છે. વેલકમ to the state finale of the Fit India quiz. It's the Gujarat edition. Moving on to the next question. This one is for the Saraswati International School from Valsad. Time starts now. लाइफलाइन कैप्टन। पिछले राउंड के बाद स्कोर कार्ड पर क्या सूरत हाल है, आइए नजर डालते हैं. 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।